खाद्य आपूर्ति विभाग में बड़ा फेरबदल। 18 जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रकों के तबादले के आदेश जारी। आईएएस डॉक्टर डी सुरेश ने जारी किया आदेश। और हरियाणा में कोहरे का येलो अलर्ट जारी। 21 जनवरी तक प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की उम्मीद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं तो हरियाणा में 2 दिनों से कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 21 जनवरी तक प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। तो वहीं 22 जनवरी से मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि 6 जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। तो मौसम विभाग ने आगामी वर्षों के संकेत के रूप में इसको देखा है। जिन जिलों में रात की ठंड में नरमी आई है, वहां थोड़ी बहुत वर्षा होने की भी संभावना है। तो आपको बता दें कि हिसार में सर्दी से मौतें भी सामने आई थी। काफी ठंड हरियाणा में देखने को मिली थी, लेकिन धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है, मौसम में नरमी आ रही है। लेकिन जहां कोहरे की अगर बात की जाए तो कोहरा अभी भी छाया हुआ है हरियाणा में। तो बादलों और बड़े तापमान के बावजूद रात की ठंड जानलेवा बनी हुई है। खुले में रहने वाले बुजुर्गों और कमजोर वर्ग के लिए ये जोखिम बना है। तो आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र के लिए भी विभाग ने फसलों पर स्प्रे नहीं करने की भी सलाह दी है। तो बता रहे हैं आपको हरियाणा का ये मौसम, और लगातार वहां पे कोहरा छाया हुआ है। थोड़ी बहुत धूप वहां पे दिन में देखने को मिलती है, जिससे लोगों को राहत तो महसूस हुई है, लेकिन रात में अभी भी ठंड बरकरार है। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता पलवल से प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रवीण, जिस तरह से हरियाणा में कोहरे का येलो अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, और अभी की हम बात करें, आज की ही बात करें, तो कैसा मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है हरियाणा में? सबसे पहले तो एक बता दें, आपकी यहाँ से आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम खुलवा के चले। अगर मौसम की बात करते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए जब मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आगामी यानी कि 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कहीं ना कहीं अब जो मौसम में बदलाव पूरी तरह से देखा जा सकता है। ये एक सीधी लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में कहीं ना कहीं लगातार 2 से 3 दिन बारिश होने की पूरी संभावना है और काफी तेज गति से आंधी चलने की भी संभावना बताई जा रही है। तो इसको लेकर पहले से ही मौसम विभाग का अलर्ट आ गया है कि अब आगामी दिनों में जो बदलता मौसम लोगों में एक चिंता का विषय बन गया था कि अचानक जो तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, इससे जो ग्लोबल वार्मिंग के जो नुकसान होगा उसका खामियाजा तो उठाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऋतु परिवर्तन का भी इस बदलाव देखा जा रहा है। वही बसंत पंचमी जो नजदीक आ चुकी है, तो स्वाभाविक बताया जाता है कि जब बसंत पंचमी का उत्सव पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो तमाम जब जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, इसी तरह से बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो लोग उसमें बड़ी पूजा पाठ करते हुए बसंत का भी आगमन करते हैं। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए जो है इस समय जो लोगों को बताया जा रहा है कि आगामी यानी कि 22 तारीख से लेके 25-26 तारीख तक मौसम में पूरा बदलाव होगा। और कहीं ना कहीं अभी से ही जो आसमान में बादल देखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दिन का जो तापमान जो एकदम बढ़ चुका था, जिससे आम हमारे सबसे बड़ी बात चिंता का विषय कौन बन गया था, कि इसमें जो
किसानों को, किसान के लिए जो चिंता का विषय बनता जा रहा था, क्योंकि अगर इतनी गर्मी अभी से हो जाएगी तो आने वाले दिनों में फसल जो हमारी खेतों में खड़ी है, जिसका हम बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं, हम तो करते करते हमारे इसके साथ हमारे किसान जो अन्नदाता है वो भी इंतजार करता है कि काफी मेहनत के जो फसल बोई होती है, और अगर पकने के समय में जो मौसम चाहिए अगर वो मौसम में बदलाव हो जाएगा तो स्वाभाविक है जो फसल है वो कहीं ना कहीं खराब होती नजर आएगी। और इसी खराब फसल के चलते हुए जो देश की अर्थव्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं नुकसान भी देखा जा सकता है। तो ये दोनों से चिंता का विषय बना रही है शैलजा। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी जरूर 2 दिन में तपस जरूर हुई है, सूर्य नारायण की गर्मी जरूर आई है, लोगों को राहत तो मिली है। जो लोग लगातार पिछले कई दिनों से लगातार घर के आंगन में या घर के कमरे तक थे, लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उनको तो राहत मिली है। लेकिन जहाँ नुकसान है उसको देखना भी जरूरी है। लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए 22 से लेकर 25-26 तारीख तक तूफान के साथ और कहीं ना कहीं आंधी और इसके साथ साथ भारी बारिश का भी लोगों को सामना करना पड़ेगा। जी शैलजा। जी, तो प्रवीण, कहा जा सकता है कि किसानों को नुकसान तो होगा ही, लेकिन इसकी भरपाई कौन करेगा और किसान पहले से ही कितना तैयार खुद को करेंगे? क्योंकि अगर बारिश होगी, तूफान आएगा तो फिर उनकी फसलें तो खराब होनी लाजमी है। और साथ ही साथ किस तरीके से वहां पे मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है जिससे कि पहले से ही फसलों को बचाया जा सके? फसल नुकसान की बात को लेकर करते हैं तो हरियाणा प्रदेश की सरकार पहले से ही तमाम किसानों को समय समय पर जागरूक कर रही है और उन्हें पोर्टल पर अपनी फसल का ब्यौरा चलाने के लिए भी कहा जा रहा है। और बहुत ज्यादा लगातार किसान अब बहुत पूरा जागरूक हो चुका है। जो किसान हमारे प्रदेश का, हमारे देश का अन्नदाता है, तो तमाम किसानों ने अब जो पोर्टल पर अपनी जो भी फसल है उसका ब्यौरा पूरी तरह से दर्ज करा दिया गया है। जो रह गए हैं उनको भी सरकार बार बार कह पा रही है कि आप जितना जल्द हो सके आप अपनी फसल का ब्यौरा जो है पोर्टल पर जरूर दर्ज करा दें, ताकि अगर आगामी दिनों में तो मौसम बदलाव के कारण फसल का नुकसान होता है तो सरकार की प्राथमिकता बनती है कि उसका जो भरपाई है, तो किसान का जो नुकसान है उसको सरकार पूरा दे सके। तो लेकिन उसका ब्यौरा होना तो संजय सबसे पहले बहुत जरूरी है, ताकि जानकारी से अवगत कराया जा सके कि कौन सी फसल है और कितने एकड़ में है। तो ये सब चीजें जो आंकड़ा होता है वो पोर्टल पे देना बेहद जरूरी होता है। तो इसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट तो नजर आ रहा है। जी, लगता है हमारा संपर्क प्रवीण से टूट गया है, लेकिन फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में मौसम फिलहाल ठीक चल रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। लगातार कोहरा वहां पे देखा जा रहा था, लेकिन दिन में धूप खिल रही है, रात में ठंड है। लेकिन आने वाले समय में ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि बारिश हो सकती है, आंधी तूफान हो सकते हैं, जिससे किसानों की फसलें प्रभावित होंगी। तो ये साफ तौर पे आपको हम यहां पे बता रहे हैं। तो इसको लेके भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है और 4 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो 21 जनवरी तक प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और जब बारिश होगी, आंधी तूफान होगा, तो साफ तौर पे इसका प्रभाव फसलों पर देखने को मिलेगा। तो हरियाणा में इस हफ्ते मौसम फिर बदलने लग गया है, क्योंकि दिन की ठंड अब कम हो रही है, लेकिन रात का हाल अभी भी वही है। हल्की सर्द हवा चलती रहती है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में करीब आधा डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और रात अब कुछ नरम सी हो गई है, लेकिन तापमान अभी भी सामान्य के आसपास है। तो वहीं 22 जनवरी से मौसम में बदलाव होने की उम्मीद है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। तो मौसम विभाग की ओर से 4 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल जिले में घना कोहरा छा सकता है, जबकि अन्य जिलों में भी हल्के से मध्यम कोहरा देखने की उम्मीद है।
तो दिन के समय धूप खिलने के आसार, और वहीं आपको बता दें कि लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन आने वाला दिन यानी 21 तारीख की अगर हम बात करें, 21 जनवरी की रात को बारिश हो सकती है, आंधी तूफान आ सकते हैं। तो साफ तौर पे पहले ही मौसम विभाग ने किसानों को, लोगों को सतर्क कर दिया है। तो एक बार फिर से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रवीण, अब क्या कहा जाए कि अभी तो लोगों को आराम है, लेकिन आने वाला जो दिन है और 21 तारीख को ये कहा जा रहा है कि बारिश होने के आसार हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों में तो डर का माहौल होगा ही। क्या आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है आपको प्रवीण? आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर से प्रवीण हम आपसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो हरियाणा में कड़ाके की ठंड देखने को मिली थी और तापमान में अभी भारी गिरावट हुई है। तो 4 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट किया गया है। तो जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा हरियाणा में, लेकिन जहां इतनी ठंड के बावजूद लोगों ने बाहर निकल के अपना काम किया, किसानों ने अपनी खेती संभाली। लेकिन अब आपको बता दें कि 21 जनवरी के बाद बारिश होने की संभावना है, और न सिर्फ बारिश बल्कि आंधी तूफान भी हरियाणा में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा में कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो किसी कारणवश उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बड़ी खबर यहां पे बता रहे हैं। हरियाणा में लगातार कोहरा बरप रहा है और कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। धूप के साथ साथ दिन में तो लोगों को राहत है, लेकिन रात में ठंड अभी भी बरकरार है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष पंचकुला में ध्वज फहराएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में ध्वज फहराएंगे। गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हांसी में ध्वजारोहण करेंगे, और इसी तरह कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण करेंगे। और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी जिंद, आरती राव फरीदाबाद, अरविंद शर्मा रोहतक और कृष्णलाल पवार पानीपत में ध्वज फहराएंगे। वहीं गणतंत्र दिवस पर तमाम मंत्री और सांसद अलग अलग जिलों में ध्वज फहराएंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर करनाल में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ध्वजारोहण करेंगे। नीलोखेड़ी विधानसभा में भगवान दास कबीर पंथी ध्वजारोहण करेंगे। वहीं इंद्री विधानसभा में राम कुमार कश्यप ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही घरोड़ा विधानसभा में जगमोहन आनंद और असंध विधानसभा में योगेंद्र राणा ध्वजारोहण करेंगे। ईडी की रेड के बाद पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के घर फरीदाबाद पहुंचे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा तो वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक नीरज शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी विजय प्रताप, तरुण तेवतिया, सुमित गौड़, जगन डागर, रिंकू चंदीला, पराग शर्मा समेत कई कांग्रेसी मौजूद रहे। तो वहीं इस मौके पर ईडी की रेड के बारे में परिवार से जानकारी हासिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि
2 दिन पहले ईडी ने जो कार्रवाई की, हमने उसकी निंदा की है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां पिछले 12 सालों से सत्तारूढ़ दल के एजेंडे पर चलने का काम कर रही है और देश में जो विपक्ष की मजबूत आवाज है, सब पर कार्रवाई की गई है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के और हरियाणा प्रदेश के जो वरिष्ठतम राजनीतिक लोगों में से जिनकी एक पहचान है पूरे प्रदेश में, चौधरी महेंद्र प्रताप जी, आज उनके निवास स्थान पर चौधरी साहब का कुशलक्षेम जानने के लिए, हालचाल जानने के लिए और परिवार से, हमारे भाई विजय से और सारे परिवार से आज हालचाल जानने के लिए हम पहुंचे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले जिस तरीके से एक ईडी ने जो कार्रवाई की, उस दिन भी हमने उसकी निंदा करी थी और वो कई कारण है क्यों हमने निंदा की, बैकग्राउंड है, केवल राजनीतिक बात नहीं है। पहली बात तो ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसकी ईमानदारी पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। खाद्य आपूर्ति विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 18 जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों और 1 डीएफएसओ के तबादले के आदेश जारी किए गए। बता दें कि ये आदेश खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस डॉक्टर डी सुरेश ने जारी किए हैं और ये कदम धान खरीद के दौरान कई जिलों में सामने आई, तो अनियमितताओं को देखते हुए उठाया गया है ये कदम। करनाल गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल द्वारा गन्ने की एक नई उन्नत किस्म कर्ण 18 विकसित की गई है, जो देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। बता दें कि किस्म जलवायु के अनुकूल होने के साथ साथ लवणीयता और सूखे के प्रति सहनशील है। इसके अलावा ये लाल सड़न रोग के प्रति प्रतिरोधी है और इसमें टॉप बोरर कीट का प्रकोप भी कम देखने को मिलेगा, जिससे किसानों को उत्पादन में होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। जिस पर और जानकारी देते हुए गन्ना प्रजनन संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एमआर मीणा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एमआर मीणा, प्रधान वैज्ञानिक, गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं संस्थान में। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे कर्ण 18 जो कि करनाल को CO 18022 के नाम से एक वैरायटी बनी है और वो वैरायटी हमने COS 8436 के क्रॉस 89003 के साथ मिलके बनाई है। ये दोनों ही वैरायटी, जैसे भी किसान भाई जानते हैं कि 8436 बहुत ही प्रचलन में रही है, सीधी बडवार वाली वैरायटी थी। उसके बाद 89003 जो अगेती में पानीपत एरिया में बहुत ही अच्छी चली। दोनों के क्रॉस से जो वैरायटी बनाई है वो कर्ण 18 है। कर्ण 18 की जो पैदावार है देखें तो लगभग 986 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मीन्स लगभग आपको किसान भाई है जो 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति एकड़ की दर से किसान भाई ले सकते हैं। नांगल चौधरी में सोमवार सुबह नेशनल हाईवे 148B पर नांगल नुनिया के पास 2 स्कूली बसों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में यदुवंशी स्कूल के 4 बच्चों को चोटें आईं। दुर्घटना सुबह कोहरे के कारण हुई। बताया जा रहा है कि सभी घायल बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो टक्कर से दोनों बसों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। तो पुलिस ने बसों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। आगे से बस आ रही थी, हमारी बस जा रही थी, हमारी रोंग साइड थी, टक्कर लग गई। कौन सी स्कूल की बस थी? और आपकी यदुवंशी स्कूल में पढ़ते? गलती कौन सी की थी? हमारी।
हिसार में एक युवक 282 फुट ऊंची जिंदल टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़कर वो कांच की बोतलों से स्टंट करने लगा, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती थी। लोगों ने युवक की हरकत देखकर तुरंत डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर डायल 112 की टीम ने युवक को काबू में किया और युवक राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है। पकड़े जाने के बाद वो पुलिसकर्मियों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। इस जानलेवा स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फरीदाबाद में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपति को झांसे में लेकर करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को सरकारी एजेंसी, बैंक और कानूनी अधिकारी बताकर कॉल और मैसेज के जरिए दंपति को डराया और उनके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करवा लिए। जब दंपति को ठगी का एहसास हुआ, तब तक उनकी राशि गायब हो चुकी। मिली सूचना के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ठगों के द्वारा इस्तेमाल किए गए खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये मामला ऐसा है जी, 2 बुजुर्ग रहते हैं, पति पत्नी, जो करीब करीब 70-72 साल की उम्र के हैं। इनके बच्चे फॉरेन में रहते हैं। तो इनके पास करीब 1.5 महीने पहले दिसंबर के स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में फोन आया कहीं से कि हम आरबीआई से बोल रहे हैं और आपकी जो एफडी आपने करवा रखी है वो उसमें इलीगल पैसे हैं, तो उसकी हम जांच करेंगे। तो एफडी तुड़वाकर आप हमारे पास पैसे भेजिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो आपको वापस भेज देंगे। इस तरीके से उनको झांसा देके और डरा के थोड़ा और उनसे पैसे ले लिए। इनेलो नेता सतपाल देशवाल ने पलवल वासियों से 23 मार्च को जिंद में होने वाले शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित युवा सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को समर्पित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को एक मंच पर लाकर उनकी आवाज को प्रबल करना है। देशवाल ने बताया कि युवा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए करण चौटाला हरियाणा के विभिन्न जिलों में जाकर युवकों और सामाजिक संगठनों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया है कि वो इस कार्यक्रम में भाग लें, अपनी शक्ति और मुद्दों को मजबूती से सामने लाएं। का बहुत बड़ा कारण है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी या इनेलो पार्टी का जो कार्यकर्ता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो सुप्रीमो है, वो एक पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता दिल से काम करता है, मेहनत करता है, उसे वो कार्यकर्ता नहीं, एक फैमिली मेंबर समझते हैं और वो फैमिली मेंबर समझ के कार्यकर्ता को बहुत प्यार देते हैं। उसी कड़ी में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का मेरे ऊपर हमेशा से प्यार और आशीर्वाद रहा है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।